असम स्टूडेंट्स रिसेंटली मैं एक केस स्टडी पढ़ रहा था। लाकिन कॉफ़ी एक कॉफ़ी कंपनी, चाइना में कॉफ़ी कंपनी थी और उसने क्लेम दावा ये किया था कि जी मैं है ना स्टारबक्स को बीट कर दूँगा। अच्छा, आपने आइज़ा 240 फ्रॉड में भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जी अगर आप इन्वेस्टर को या क्रेडिट एजेंसीज़ को या स्टेक होल्डर्स को या इन्वेस्टर्स को ऐसे बड़े-बड़े क्लेम करते हो ना, तो फिर आपके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है कि आपके अगर वो टारगेट अचीव नहीं होंगे ना, तो वो आप नॉर्मली फ्रॉड करना स्टार्ट करते हो, सही है? रिसेंटली आपने देखा होगा कि इलॉन मस्क के ऊपर भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ हुआ, टेस्ला के शेयर नीचे आने लगे क्योंकि वो एक अपने एक सेल्स टारगेट बता चुका था कि जी मैं इतना करूँगा लेकिन क्वार्टरली टारगेट अचीव नहीं हो सके। फिर आके ट्रम्प ने भी उसको सपोर्ट किया, गाड़ी वगैरह खरीदी। तो इस तरह की चीज़ें बड़ी होती हैं मतलब। तो जब मैंने केस स्टडी देखी तो मैंने कहा यार मतलब एक कॉफ़ी कंपनी क्या फ्रॉड करेगी ना? तो पता चला $310 मिलियन का फ्रॉड था। $310 मिलियन का फ्रॉड। उसने अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज़ किया और कॉम्पिटिटर को एनालाइज़ करके उसने ये एनालाइज़ करा कि यार जो मेरा कॉम्पिटिटर है ना उसने स्टारबक्स जो है वो आउटलेट रेट पे लिया हुआ है, उसका ग्रैंड एक्सप्रेस है, प्लस स्टॉप पे रखा हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। बैठने की जगह भी है, डाइन-इन भी है। अभी एक बंदा $5 की या $6 की कॉफ़ी ले रहा है, $10 की कॉफ़ी ले रहा है और बंदा बैठा हुआ है 1 कट्टा, 2 कट्टा। मैं इस मॉडल को चेंज करता हूँ और मैं एक एप्लीकेशन बनाता हूँ और इस एप्लीकेशन में आप जो है वो कॉफ़ी ऑर्डर करो और आप जो कैंटीन में जो भी आपका आउटलेट होगा ना, वहाँ जाके है ना आप अपनी कॉफ़ी को है ना ले लें। बिकॉज़ कॉन्सेप्ट अब ये हो गया कि जो कॉफ़ी अब लोग बैठ के नहीं पी रहे होते, कॉफ़ी लोग पिक कर रहे होते हैं और चलते हुए भी पी रहे होते हैं। तो उसने कहा यार इस बिज़नेस मॉडल से हम इसको डिफीट कर दूँगा, ठीक है? और उसने बड़े-बड़े दावे किए। तो बड़े-बड़े दावे किए तो टारगेट पूरे नहीं हो रहे थे, टारगेट अचीव नहीं हो रहे थे और $310 मिलियन का फ्रॉड किया। अब $310 भी डॉलर का मतलब ये है यार कि अगर $5 की भी कॉफ़ी है तो आप सोचो कितने कॉफ़ी किसने फ्रेश हुई तब सेंस नहीं बनता इस चीज़ का। लेकिन जो बंदा था ना इसने फ्रॉड किया था, जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर था, बड़ा जीनियस था और उसने करा ये था कि उसने कुछ एक अपनी रिलेटेड पार्टी कंपनीज़ बनाई हुई थी। अच्छा इसके बिज़नेस मॉडल का एक मॉडल ये भी था कि जी जितनी भी कंपनीज़ वगैरह है ना, मैंने उनको कूपन दिए थे। जो हमारे प्रीपेड वॉचर्स वगैरह होते हैं ना, मैंने वो दिए थे और उससे होगा ये कि जी क एम्प्लॉयी नॉर्मली लोग बाहर कॉफ़ी पीने जा रहे होते हैं या फिर आपने अपने अंदर कंपनी के अंदर एक कॉफ़ी आउटलेट रखा हुआ होता है। इससे अच्छा ये है कि जी आप अपने एम्प्लॉइज़ वगैरह को ये कूपन्स वगैरह दे दें। तो मैंने बड़ी-बड़ी कंपनी को टारगेट किया, तो कुछ कंपनीज़ थी भी। उसने करा क्या, उसने एक फेक कंपनीज़ बनाई, जो उसकी अपनी रिलेटेड पार्टी थी। यहाँ से कंपनी का पैसा उस रिलेटेड पार्टी के पास जाता था, सही है? और वो रिलेटेड पार्टी जो है वो उस पैसों से कंपनी के प्रीपेड वाउचर्स खरीदती थी। ये जो कूपन वाउचर्स हो गए होते हैं, जो कॉफ़ी वाउचर्स होते हैं, वो खरीदती थी। और जब वो खरीदती थी और जहाँ उसके टारगेट नहीं हो रहे होते थे, तो उसको पता था यार मैं अगले 3 महीने में लेट्स से $100 मिलियन से टारगेट मिस कर दूँगा। तो हर दिन की एक फेक सेल्स रिकॉर्ड हो रही होती थी। तो मेरा ही पैसा था, अपने आप को ही दिया मैंने और वो पैसा वापस मेरे पास आ गया और मैंने एंट्री क्या बना दी, मैंने सेल्स को क्रेडिट कर दिया, रेवेन्यू को क्रेडिट कर दिया और डेबिट जो है वो पैक को कर दिया। इस तरीके से करके उसने $310 मिलियन का इसमें फ्रॉड किया था और हुआ ये था कि जब आप इन्वेस्टर से पैसा पकड़ते हो, तो कुछ पैसा आपकी अपनी इक्विटी होती है, कुछ आप इन्वेस्टर से पैसा पकड़ रहे होते हो। तो उस बंदे की जो अपनी इक्विटी थी ना, उसने उसको सेल हल्के-हल्के करना स्टार्ट करा, शॉर्ट सेलिंग वगैरह करी बिकॉज़ उसको पता था कि यार अभी प्रॉफिट बढ़ रहा है, अभी प्रॉफिट कम होगा, रेवेन्यू ज़्यादा है। तो ये सब शॉर्ट सेलिंग वगैरह करना स्टार्ट करी। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में तो पता चला कि जी $310 मिलियन का फ्रॉड हुआ है और यूएस में लिस्ट थी कंपनी पे, उसको डीलिस्ट कर दिया गया। तो एक बड़ी ज़बरदस्त केस स्टडी है और उसके अंदर जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, एक तो वो ये है कि जी देखें, कंपनी फ्रॉड करेगी क्यों? कंपनी फ्रॉड इसलिए करेगी बिकॉज़ उसने एक बड़ा दावा कर दिया होगा, इंसेंटिव या प्रेशर होगा, सही है? और जब इंसेंटिव और प्रेशर होगा तो फिर वो अपॉर्च्युनिटी ढूँढेगी। अपॉर्च्युनिटी क्या थी इसके पास? अपॉर्च्युनिटी में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा रिलेटेड पार्टी, सही है? अगर एज़ अ 2 पार्टी का स्मार्ट हैंडआउट भी देखें और उस अपॉर्च्युनिटी में जब आपके पास रिलेटेड पार्टी होती है, तो रिलेटेड पार्टी के थ्रू बड़े आराम से आप फ्रॉड कर लेते हो। तभी आइज़ा 550 फिर हमारे पास आता है और आइज़ा 550 आपसे कहता है कि जी, रिलेटेड पार्टी के ऊपर आपने रिस्क आइडेंटिफाई करना है और अगर आपको लगता है रिलेटेड पार्टी की वजह से कंपनी फ्रॉड कर सकती है, तो आपने उसको सिग्निफिकेंट रिस्क तस्व्वुर करना है और एज़ ए 315 के साथ सिग्निफिकेंट रिस्क जिसमें आपने स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन देनी होती है, ठीक है? तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स बड़े आपस में लिंक्ड हुए थे और एक और चीज़ थी, अल्टीमेटली इश्यू ये हुआ था कि रिलेटेड पार्टी कहीं डिस्क्लोज़ हुई नहीं है। कभी भी रिलेटेड पार्टी ऐसा कंपनी ने उसको डिस्क्लोज़ किया नहीं था बिकॉज़ जब आप रिलेटेड कंपनी डिस्क्लोज़ कर देते हो ना, तो फिर आपके पास मसला आता है तभी एज़ अ 550 में एक और रिस्क है, कंप्लीटनेस ऑफ द लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टी। जो कंपनी के साथ ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं, जो कंपनी ने आपको रिलेटेड पार्टीज़ दी हैं, आपने इंश्योर करना है कि सारी की सारी रिलेटेड पार्टीज़ के अंदर है और उसके साथ जो ट्रांज़ैक्शंस है, क्या वो कंप्लीट है कि नहीं है। और उसके बाद एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट जो अभी रिसेंटली हमारे पास सीटेक्स में भी ऐड हुआ है कि जी अगर आपको कोई ट्रांज़ैक्शन ऐसी लगे, जो आउट्स कंपनी ने आपको 3 रिलेटेड पार्टी बताई एबीसी और आपको कंपनी डी के साथ एक ट्रांज़ैक्शन आइडेंटिफ़ाई होती है, वो रिलेटेड पार्टी कंपनी ने आपको नहीं बताई। लेकिन आपको लगता है कि यार ये एक कंपनी डी जो है वो इतनी बड़ी सेल्स इनके साथ कर रही है और ट्रांज़ैक्शन भी मुझे आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिज़नेस लग रही है। तो यहाँ पे आइज़ा 550 आपसे कहता है कि जी आप उसको देखें, एनालाइज़ करें और सबसे बड़ी चीज़ ये असेस करें कि कहीं ये कंपनी आपकी रिलेटेड पार्टी का। थैंक यू सो मच।